अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर में हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। कि आइसोटोप्स के क्या क्या यूजेस हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो एटम्स, किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, लेकिन वो बिलोंग एक ही एलिमेंट से करते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हो, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट एटॉमिक मास हो, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। और हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमने पढ़े, कार्बन के भी 3 होते हैं, यूरेनियम के दो होते हैं, 3 होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं। ठीक है, तो ये सबके सेम नहीं होते, डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के। ठीक है जी, आज हम देखेंगे कि इन आइसोटोप के यूजेस क्या हैं। सबसे पहला जो यूज़ है वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, थेरेपी का वर्ड तो आपने सुना होगा, इलाज को कहते हैं, लेकिन रेडियोथेरेपी क्या होती है? रेडियोथेरेपी बेटा रेडिएशंस के थ्रू किसी भी बीमारी का इलाज करना, उसको क्योर करना, ये कहलाता है रेडियोथेरेपी। जैसे आप खुदा न खास्ता अगर किसी की फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट्स हैं और वो अगर आपने कहीं सुना हो अपने आसपास किसी कैंसर पेशेंट जो हैं उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया और उनकी कीमोथेरेपी हुई है। ठीक है, कीमोथेरेपी हुई है, तो ये भी वही है कि रेडिएशंस के ज़रिए से, केमिकल्स के ज़रिए से क्योर किया जाता है। उन जो डिफेक्टिव सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करवाया जाता है। और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं, इस इलाज के तरीके को हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में आइसोटोप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली जितने भी इलाज हो रहे हैं रेडिएशंस के ज़रिए से, वो इन्हीं आइसोटोप का ही इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स मुख्तलिफ बीमारियों के लिए के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। किसी भी बीमारी का इलाज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो कि रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, उनके ज़रिए से किसी भी बीमारी का इलाज जो है उसको कहते हैं रेडियोथेरेपी। अब बात ही आती है कि क्या ये इलाज करते हैं? ठीक है बेटा, असल में इनको भेजा जाता है थ्रू सप्लीमेंट्स, थ्रू मेडिसिन, बॉडी के अंदर हम इनको एंटर करवाएंगे। तो एंटर होने के बाद हम स्क्रीन के ज़रिए से, मॉनिटर के ज़रिए से इनको चेक कर रहे होंगे कि ये जो एलिमेंट्स मतलब कि ये जो आइसोटोप्स हैं, ये किस किस तरह से किस किस एरिया में पहुंच रहे हैं और कहाँ कहाँ तक इनकी लोकेशन, मतलब ये कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं और किस एरिया में कितनी डैमेज ये शो करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, इनकी एक्टिविटी को चेक कर रहे होते हैं ऑन स्क्रीन्स। आजकल आपको पता है इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम रेडियो आइसोटोप को यूज़ करते हैं डिफरेंट डिजीज़ के क्योर के लिए। आपकी बुक में कुछ डिजीज़ मेंशन है, जैसे फास्फोरस 32। फास्फोरस एक एलिमेंट है, उसका एक आइसोटोप है 32 उसको, और स्ट्रोंशियम ये भी एक एलिमेंट है, उसका एक आइसोटोप है स्ट्रोंशियम 90। ये दोनों यूज़ किए जाते हैं स्किन कैंसर के इलाज के लिए, क्योंकि ये पेनिट्रेटिंग पावर इनकी है तो सही, लेकिन इतनी पेनिट्रेट नहीं करते कि ये स्किन को नुकसान पहुंचाए, तो ये इनको हम यूज़ करते हैं। और कोबाल्ट 60, सी अगर कैपिटल हो और ओ भी कैपिटल हो तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सी अगर कैपिटल हो और ओ स्मॉल हो तो ये एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। तो ये कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है। ये क्या करता है, ये जो अगर बॉडी के अंदर कोई कैंसर है उसको क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे होंगे, बीटा रेज और गैमा रेज। बेटा ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, ये 3 तरह की रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। अल्फ़ा, बीटा, गैमा 3 डिफरेंट तरह की रेज होती हैं। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बेसिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। गैमा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत दूर तक ये बहुत ही इंटरनली ये सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, बीटा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो गैमा रेज की निस्बत कम होती है, लेकिन अल्फ़ा की निस्बत ज़्यादा, और अल्फ़ा रेज जो है वो लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं।
ठीक है जी। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, कि किसी बीमारी का इलाज या उसकी तशखीस, किसी बीमारी की तशखीस को डायग्नोस करना, उसके लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। आपको बताया जा रहा है कि आयोडीन 131 ये यूज़ किया जाता है कि गॉइटर, कोई जो बीमारी होती है, उर्दू में इसको गिलहर कहते हैं, तो थायराइड ग्लैंड की जो एक बीमारी है गॉइटर, उसको डायग्नोस करने के लिए हम आयोडीन 131 आइसोटोप यूज़ करते हैं। टेक्नीशियम जो है ये बोन ग्रोथ को चेक करने के लिए, देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़, यहाँ पर फॉसिल्स का जिक्र है। आपने शायद पढ़ी हो ब्रांच एक बायो में, आर्कियोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ फॉसिल है। ठीक है, फॉसिल्स जो हम फॉसिल की स्टडी जो होती है, और उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये जो एनिमल है या प्लांट जिसकी बाकियात, डेड रिमेन्स हमें मिले हैं, ये कितने साल पुराने हैं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे आर्या तहजीब, सिंध की पुरानी सकाफ़त, और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के लोग। मतलब आप कई जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट ज़मीन के हिस्सों पर जाकर वहाँ पर खुदाई करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं कि क्या यहाँ पर हज़ारों लाखों साल पहले ज़िंदगी आबाद थी, क्या यहाँ पर इंसान आबाद थे। तो अगर उनको कोई ना कोई बाकियात उनके मिल जाते हैं, जैसे किसी जानवर की हड्डी मिल गई, किसी इंसान की हड्डी मिल गई, कोई बर्तन मिल गए बहुत गहराई में जाकर, तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल यहाँ पर ज़िंदगी पहले आबाद थी, यहाँ पर पहले लोग रहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात और वाक़यात मुख्तलिफ हुए और ये ज़मीन के नीचे होते गए। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल यूज़ के लिए हम फॉसिल जो हैं उनको चेक करने के लिए कि कितने साल पुराने हैं, उसके लिए भी आइसोटोप को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक होता है हाफ़ लाइफ का फिनोमेना। हाफ़ लाइफ क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10%, अगर आपके पास 10% कोई चीज़ पड़ी है और 5 मिनट तक वो पूरा रह सकता है, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो वो 5 हो जाएगा, फिर अगले 5 मिनट के बाद देखेंगे तो वो 2.5 हो जाएगा, अगले 5 मिनट बाद देखेंगे तो वो 0.25, मतलब इस तरह वो कम होता रहता है, हाफ होता रहता है। तो वो टाइम पीरियड जिसमें एक हाफ क्वांटिटी किसी एलिमेंट की डिके हो जाती है, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं, इनकी हाफ लाइफ की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो फॉसिल है ये कितने साल, कितने हज़ारों साल, कितने 100 साल पुराना है। यहाँ पर आपको एक फिनोमेना मिलेगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग या कार्बन डेटिंग। एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग रेडियोएक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन देम इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग। किसी भी कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कार्बन हो सकती है, उसकी डेट, उसकी एज मेजर करना, डिटरमिन करना कि ये कितने साल पुराना है, कितने साल हो गए हैं इसको, उसको डिटरमिन करना बाय यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप, इसको हम कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी। आइसोटोप्स के ज़रिए से हम किसी भी रिएक्शन में जो किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट की क्या रिएक्टिविटी है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कार्बन 14 की बात करें तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है एक प्रोसेस है, प्लांट के अंदर फूड प्रोड्यूस की जाती है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको चेक करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी डिटरमिन करने के लिए हम कार्बन 14 आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइसोटोप के ज़रिए से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर एटॉमिक का वर्ड सुना होगा कि एटॉमिक में जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, वो एटॉमिक क्या है, वहाँ पर बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही होती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।
अब ये इलेक्ट्रिसिटी कुछ स्टेप से गुजरते हुए प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले हम करवाते हैं, और जो रिएक्शन इस दौरान हो रहा होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उस दौरान जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कहलाता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये वो फिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें दो चीज़ें जो हैं वो ब्रेक होती हैं। एक हैवी न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होता है डॉटर न्यूक्लियाई में, स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट डॉटर न्यूक्लियाई में उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और इसके नतीजे में बहुत सी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। जैसे ये बम धमाके वगैरह जो हो रहे होते हैं, एक्सप्लोजन जो हो रहे होते हैं, तो ये वही फिशन रिएक्शन ही है कि हमने इनक्लोज किया होता है, उसमें अचानक से बम धमाका होता है और उसके नतीजे में बहुत सी एनर्जी भी पैदा होती है। या आपने सुना है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, न्यूक्लियर पावर है, एक एटमी मुल्क है। तो वो एटमी मुल्क क्यों है कि उसने एटम बॉम्ब बनाया है, इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शंस को से गुजरते हुए उसने एटम बॉम्ब बनाया है, उसके अंदर ये सलाहियत है। तो बेसिकली एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने में जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल दी गई है यूरेनियम की। यूरेनियम 235 कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूरेनियम 235 जब उस पर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है न्यूट्रॉन की, तो ये हमें देता है दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई देता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, और उसके साथ में हमें 3 न्यूट्रॉन और बहुत सी एनर्जी मिलती है। ये तो हो गया रिएक्शन। लेकिन ये जो एनर्जी हमें मिलती है, असल हमें ज़रूरत इसकी है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये वो जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसको स्टीम कर देती है, उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है, उसको लिक्विड से गैस फेज में ले जाती है। और वो गैस फिर यूज़ की जाती है टरबाइंस को, बड़ी बड़ी टरबाइंस लगी होती हैं उनको रन करने में, उनको चलाने में, ताकि उनके चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, ठीक है जी। ये हम लोगों का आज का टॉपिक था। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।